हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023-24 के क्वेश्चंस पेपर को। आपको पता होगा कि वेरियस यूनिवर्सिटी हैं जो देश में, वो सभी पीएचडी कराने के लिए सभी ने नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इंडिविजुअल, जो यूनिवर्सिटी से आप करना चाहते हैं, या आप 2-3 यूनिवर्सिटी से अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ सिलेक्शन होगा आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। आपको पता होगा कि अभी जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पे नोटिफिकेशन आया हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं पीएचडी करने के लिए तो आप अप्लीकेशन करके, एग्ज़ाम देके, इंटरव्यू देके आप सिलेक्शन ले सकते हैं और आप पीएचडी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, जो पीएचडी इंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है। इस एग्ज़ाम को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट किया था 2023-24 सेशन के लिए। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अपने व्हाट्सएप से पर शेयर करके आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फ्लोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टू देयर ईयर ऑफ बर्थ। देखिए ये क्वेश्चन हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में ही था, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंग्लिश में ही रखा है। लेकिन हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए मैं हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाए। तो आपसे पूछा गया है कि इनके जन्म तिथि के अनुसार आप अरेंज कीजिए। तो आपको पता होगा कि कई बार क्या होता है, डेट ऑफ बर्थ नहीं याद होते हैं। तो इस क्वेश्चन में जैसे जैसे इनका कंट्रीब्यूशन है, आपको सीए कटर ने जैसे अगर उन्होंने कुछ डेवलप किया है, मेलविल डेवे ने डेवलप किया है, बी एस केसवन ने कुछ कंट्रीब्यूट किया है लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में, तो उनका अगर कंट्रीब्यूशन किस ईयर में कौन व्यक्ति क्या डेवलपमेंट किया, अगर किसी ने क्लासिफिकेशन डेवलपमेंट किया या किसी ने लाइब्रेरी में सर्व किया है, तो उससे हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। कई बार एग्ज़ाम में आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं याद होते हैं, लेकिन आप आइडिया ले सकते हैं उसमें कि हाँ इसका आंसर ये होगा, तो आपको उसको टिक ज़रूर करना चाहिए। फिर भी मैं आपको इसका आंसर ईयर वाइज बता देता हूँ। जैसे सीए कटर का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1837 में है। और उसके बाद बी एस केसवन है सेकंड ऑप्शन में, इनका सबसे बाद में आएगा 1909 में। और मेलविल डेवे आपका 1851 में। और उसका पॉल आउटलेट, इनका जन्म 1868 में हुआ था। तो आप अगर ऑप्शन से देखेंगे तो सबसे पहले आ जाएंगे सी ए कटर 1837 में। तो ऑप्शन वन जो है बी में है। उसके बाद ऑप्शन थ्री है 1851, ये 51 है। तो ऑप्शन बी यानी सेकेंड नंबर। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा ये अरेंजमेंट जो है ये फिट बैठता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन एथेंस लंच एज एथेंस इन द ईयर। किस ईयर में ओपन एथेंस लंच हुआ? तो ये 1997 में लंच हुआ, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए ओपन एथेंस है क्या, ये बेसिकली इसको डेवलप किया गया था 1995 में, लेकिन लंच हुआ था 1997 में। और इसको डेवलप करने का श्रेय जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ। याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ, UOB। बाथ यानी जो हम लोग BATH ऐसे लिखाएगा बाथ। और यूके, ये यूनिवर्सिटी जो है यूके में है। और यूके की यूनिवर्सिटी ने इसको डेवलप किया था। ये बेसिकली है क्या, ये बेसिकली यूजर को अलाउ करता है ऑनलाइन रिसोर्सेस को। ऑनलाइन जो रिसोर्सेस है, एक यूजर है, मान लीजिए कोई यूजर है, उसको लॉगिन, सिंगल साइन लॉगिन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे यूजर को ये अलाउ करता है कि वो ऑनलाइन रिसोर्सेस को एक्सेस कर पाए। और ये जो ऑनलाइन रिसोर्सेस होते हैं उसको लॉगिन करके उस रिसोर्सेस को एक्सेस करना
ये एक सिक्योरिटी का भी मामला होता है। तो ये एक तरह से सिक्योर जो होता है लॉगिन प्रोवाइड करता है, सिंगल साइन ऑन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, जिससे कोई भी यूजर ऑनलाइन रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिपासा इज द सर्विस ऑफ, यानी टिपासा जो है ये किसका सर्विस है? तो टिपासा जो है OCLC का सर्विस है। और बेसिकली ये क्या है, ये बेसिकली ना क्लाउड बेस्ड सिस्टम है एक तरह का, जो इंटर लोन लाइब्रेरी जो हम लोग पढ़ते हैं, मैनेज इंटर लाइब्रेरी लोन, ILL जो हम लोग पढ़ते हैं, बहुत लाइब्रेरी में पढ़ते हैं कि इंटर लाइब्रेरी लोन क्या होता है। तो उसी को ये क्लाउड बेस्ड सिस्टम की तरह मैनेज किया जाता है, इंटर लाइब्रेरी लोन को। और इसका जो डेवलपमेंट है NCIP ने किया था, NCIP, मतलब इसको डेवलप किया था OCLC, लेकिन जिस पे डेवलप किया गया था NCIP Z39.50 प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ PADI। PADI का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म होता है प्रिजर्विंग एक्सेस टू डिजिटल इंफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। ये जो फैसिलिटी है ये बेसिकली ये किसका है? ये है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया का इनिशिएटिव है। और ये 2001 के में इसको लॉन्च किया गया था। और ये डिजिटल जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रिजर्व और इसको सिक्योर और इस एक तरह से उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये जो फैसिलिटी है, एक तरह का एक वेबसाइट फैसिलिटी है ये, जो डिजिटल कंटेंट को प्रिजर्व और सिक्योर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है OWL इज अ, ये क्या है? OWL इज अ लैंग्वेज, यानी ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसका फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, जैसे वो है ना, तो इसका फुल फॉर्म आता है पहले वेब ऑन्टोलॉजी लैंग्वेज। इसमें ना WOL आएगा फुल फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे OWL आएगा। तो ये हो सकता है कि ऑप्शन में ऑन्टोलॉजी वेब लैंग्वेज लिख दिया जाए, लेकिन नहीं, इसका फुल फॉर्म जो होगा वेब ऑन्टोलॉजी लैंग्वेज होगा। और ये एक तरह का लैंग्वेज है। और ये 2004 में इसको लॉन्च किया गया था। और ये लॉन्च किया गया था वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेट टू कंसोर्टियम इज लोकेटेड एट, जो वेब इंटरनेट टू कंसोर्टियम का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है अर्बोर मिशिगन यूनिवर्सिटी, यानी ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। बेसिकली ये इंटरनेट टू जो है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और ये बेसिकली प्रोवाइड करता है हम लोग को जो वहाँ है वहाँ पे प्रोवाइड करता है ये सिक्योर हाई स्पीड नेटवर्क, यानी हाई स्पीड नेटवर्क प्रोवाइड करता है। और ये 1997 में इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी वाज क्रिएटेड बाई, द इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी वाज क्रिएटेड बाई, यानी कि इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी किसके द्वारा क्रिएट किया गया है? तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन के द्वारा इसको क्रिएट किया गया था। स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी स्टडीज, अगर आप इसका फुल मतलब देखें टोटल नेम इसका क्या है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी स्टडीज। तो ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये 1995 में वहाँ के ग्रेजुएट स्टूडेंट के द्वारा इसको डेवलप किया गया था, इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द कोलन क्लासिफिकेशन वाज इशूड इन 1933 बाई, यानी कोलन क्लासिफिकेशन 1933 में पब्लिश हुआ, वो उसका पब्लिकेशन किसके द्वारा हुआ? तो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन इंफॉर्मेशन एंड, ये कुछ मिस प्रिंट है यहाँ पे, ठीक है। तो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा इसको पब्लिश किया गया था। और इसके लेखक जो हैं डॉक्टर एस आर रंगनाथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
9. In which of the following year the Library Association Cataloging Rule Subcommittee was reconstituted? यानी कि आपसे ईयर पूछा गया है कि लाइब्रेरी एसोसिएशन कैटलॉगिंग रूल सब कमिटी किस ईयर कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। तो ये 1951 में इसका निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू एक्सेस द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्डिनल वेरिएबल। देखिए इसमें क्या आएगा ना कि ये जितने भी ये मेथड होते हैं इनको इंडिविजुअल पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये जब थ्योरेटिकल पार्ट आएगा वहाँ पे हम लोग देख लेंगे। अभी आप ये इसका आंसर देख लीजिए कि जो हम लोग इसमें पढ़ना होता है चाइस स्क्वायर टेस्ट। तो इसमें ना फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू एक्सेस द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्डिनल वेरिएबल। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी जो है स्पीयरमैन्स रो, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी इसका इंडिविजुअल आप थ्योरी जैसे होता है ना कि आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा सभी के बारे में, और भी कुछ टेस्ट होते हैं वो सब हम लोग थ्योरेटिकल में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। द डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ अ रिसर्चर सैंपल एंड द मीन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द सैंपल इज नोन एज। तो इसका आंसर होगा सैम्पलिंग एरर। इसमें जो हम लोग रिसर्च मैथोलॉजी पढ़ते हैं वहाँ पे इस टॉपिक को पढ़ना होता है कि जो डिफरेंस होता है कि मीन ऑफ द रिसर्च सैंपल, जो हम लोग रिसर्चर सैंपल का मीन होता है एंड पॉपुलेशन सैंपल का जो मीन होता है, उनको जो डिफरेंस हम लोग निकालते हैं उसी को हम लोग को सैम्पलिंग एरर हम लोग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12। द राइट स्टेटमेंट टू द कम्युनिकेट द कॉपीराइट and reuse status of a digital object to the public provided by rightstatement.org are related to। बेसिकली ये कॉपीराइट से रिलेटेड है। ये इसका आंसर है कल्चर हेरिटेज इंस्टीट्यूशन। ये बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि जो कॉपीराइट एंड रीयूज स्टेटस है किसी भी डॉक्यूमेंट का, वो डिजिटल ऑब्जेक्ट टू द पब्लिक प्रोवाइड, मैंने पब्लिक को प्रोवाइड करने का, तो rightstatement.org से रिलेटेड जो है वो कल्चर हेरिटेज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। द फिफ्थ एलिमेंट ऑफ 13 डिजिट ISBN नंबर डिनोट। तो ये डिनोट करता है चेक डिजिट। देखिए ISBN नंबर में हम लोग थ्योरेटिकल में पढ़े थे कि इसका 5 एलिमेंट होते हैं। पहला होता है प्रीफिक्स एलिमेंट, दूसरा होता है रजिस्ट्रेशन ग्रुप, तीसरा होता है रजिस्ट्रांट एलिमेंट, और फोर्थ होता है पब्लिकेशन एलिमेंट, और फिफ्थ होता है चेक डिजिट। जो चेक डिजिट होता है ये बेसिकली सिंगल डिजिट होता है और एक्यूरेसी ऑफ इंटायर ISBN नंबर को ये चेक करता है। लेकिन इसके अलावा जो प्रीफिक्स एलिमेंट होते हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट कहा जाता है, वो उसका नंबर फिक्स होता है। आप देखे होंगे बुक पर लिखा होगा, जो भी ISBN नंबर लिखा रहता था तो उसकी शुरुआती में 978 या 979 से शुरू होता है वो। तो ये एक तरह का फिक्स डिजिट होता है। ऑलवेज यही 3 डिजिट का नंबर यूज होते हैं, 978 या 979। ये ISBN नंबर आप देखिएगा तो वहाँ पे आपको दिखेगा। इसको बोलते हैं हम लोग प्रीफिक्स एलिमेंट। दूसरा होता है रजिस्ट्रेशन ग्रुप। दूसरा जो एलिमेंट होता है उसको नाम है रजिस्ट्रेशन ग्रुप। ये बेसिकली ना किसी कंट्री और जोग्राफिकल रीजन को आइडेंटिफाई करता है। थर्ड होता है रजिस्ट्रांट एलिमेंट। वो बेसिकली पब्लिशर को और इम्प्रिंट को वो एक तरह का रिप्रेजेंट करता है। अब पब्लिकेशन एलिमेंट तो आप जान ही गए कि उसका ना एडिशन, बुक का टाइटल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 5 एलिमेंट होते हैं। आप प्रॉपर इसका नोट्स बनाइएगा। मैंने इसको थ्योरेटिकल में पढ़ाया भी है। अब कोर्सेज में देखिएगा तो वहाँ पे मैंने पूरा ISBN नंबर का डिजिटल मतलब कि उसका नंबर मैंने लेकर और उसे ग्राफिकल पूरा समझाया हुआ है। तो आप एक बार उस लेक्चर को देख लीजिएगा अगर भूले होंगे तो आप। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, RDF स्कीमा डिफाइन इंक्लूड्स। तो बेसिकली ये क्लासेस एंड प्रॉपर्टी। ये देखिए ये जो RDF स्कीमा जो डिफाइन करता है, ये 3 चीज़ों को डिफाइन करता है। एक तो करता है क्लासेस, दूसरा प्रॉपर्टी। तो इसमें 2 हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। इसके अलावा आपको रिलेशनशिप
को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी क्लासेस प्रॉपर्टी यानी रिलेशनशिप बिटवीन क्लास एंड सब क्लास डोमेन। तो ये तीन चीज़ों को देखता है। क्वेश्चन नंबर 15 है द फेसेट एंड देयर साइटेशन ऑर्डर इन अ रिजिडी फेसेट क्लासिफिकेशन आर फिक्स। तो देखिए रिजिडली फेसेट क्लासिफिकेशन जो होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। और इसमें जो आप सीसी पढ़िएगा वहाँ पे जितने भी मैंने पढ़ाया हुआ है कि इन्यूमरेटिव टाइप, रिजिडी, फ्लेक्सिबल, पार्शियल फ्लेक्सिबल, तो ये सब वहाँ पे आपको अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा वीडियो है, पूरा 45 मिनट 1 आवर का वीडियो है। तो वहाँ पे आप देखिएगा कि कौन क्लासिफिकेशन किसके अंडर आता है, तो आपको समझ में। एक ही क्लासिफिकेशन ईयर के साथ उसमें डेवलपमेंट हुआ, तो पहले वो अगर रिजिडली फेसेट था, बाद में वो फ्लेक्सिबल बन गया, तो वो आपको ईयर बाई ईयर जैसे जैसे एडिशन आया है वैसे उसमें चेंजेज भी आए हैं, तो कई बार पूछ लेता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रेडिट ऑफ क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट वेबसाइट गोज टू होम। यानी कि जो फर्स्ट वेबसाइट का क्रिएशन जिन्होंने किया वो कौन थे, तो ये टीम बर्नली थे। ये 1991 में इन्होंने HTML वेब पेज बनाया था फर्स्ट टाइम, उसी को हम लोग वेबसाइट बोलते हैं, जो आज HTML कोड पे बहुत सारी वेबसाइट बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पटी इम्पटाइंग डिजिट इन अ कोलन क्लासिफिकेशन रेफर टू। तो इम्पटी इम्पटाइंग डिजिट जो ऑप्शन नंबर डी है वो है, देखिए इसमें ना एक नंबर होता है 09, इसको बोलते हैं हम लोग 09 सिंपल इम्पटी नंबर बोलते हैं। और जो TVX और इसके अलावा जेड, इस नंबर को हम लोग बोलते हैं इम्पेटाइंग नंबर, इम्पेटाइंग डिजिट बोलते हैं, नंबर नहीं, इम्पेटाइंग डिजिट। तो इसको सिंपल हम लोग इम्पेटाइंग डिजिट बोलेंगे, लेकिन UWY को हम लोग इम्पटी इम्पिटाइंग डिजिट बोलेंगे, और 09 को हम लोग इम्पटी डिजिट बोलेंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पास CII, यानी कि ये कोड है, स्टैंडर्ड है फॉर इनकोडिंग लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन। तो देखिए जो भी अरबिक स्क्रिप्ट है, जो हमारे देश में जो पर्शियन अरबिक जो अल्फ़ाबेट का यूज करके जो अरबिक स्क्रिप्ट्स है, जो जो लैंग्वेज अरबिक स्क्रिप्ट पे लिखे जाते हैं उनके लिए एक पास की स्टैंडर्ड बनाए गए हैं लैंग्वेज को इनकोड करने के लिए। तो जो अरबिक स्क्रिप्ट में जो लैंग्वेज है वो है कश्मीरी लैंग्वेज, पर्शियन, सिंधी और उर्दू। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 फ्रेड किलगोर इज द फाउंडर ऑफ। तो ये OCLC के फाउंडर थे ये। तो इनका नाम पहले भी प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन आप अगर लगा रहे हैं तो वहाँ पे भी आया होगा OCLC के फाउंडर कौन है। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जैसे जैसे एक्ट आया है उसके आपको बताना है कब कब आया है, उसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। तो पता है आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आपका आया है कब, 2000 ईस्वी में आया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, तो ये हो गया 2000 ईस्वी। उसके बाद राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी RTI जिसको हम लोग बोलते हैं, ये 2005 में आया है। इसके अलावा फ्री एक्सेस टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च एक्ट, इसको हम लोग फेयर एक्सेस टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च एक्ट के नाम से भी जानते हैं, और ये 2013 में आया है। ये USA का कानून है, इसलिए हम लोग का देश में प्रचलित नहीं है। इसका फास्टर शॉर्ट फॉर्म बनता है FASTER, फास्टर, ठीक। और डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट ये 1998 में आया है। तो जो सबसे फर्स्ट आया है वो आया है डिजिटल मिलेनियम एक्ट यानी 4, फिर आया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, और फिर आया है आपको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, और उसके बाद फ्री एक्सेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च एक्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस करते हैं स्टेटमेंट ऑफ इंटरनेशनल कैटलॉगिंग प्रिंसिपल वेर पब्लिश इन 2009 बाई।
यानी कि जो इंटरनेशनल कैटलॉगिंग प्रिंसिपल है वो किसके द्वारा 2009 में पब्लिश किया गया, तो ये किया गया था अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग फैक्ट्स आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स एंड डीकम्पोजिशन ऑफ अ सिस्टम इनटू द कंपोनेंट इज कॉल्ड। देखिए इसको समझिएगा कि अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग मतलब कि हम इसमें क्या प्रोसेस कर रहे हैं, कलेक्टिंग कर रहे हैं डेटा को, फिर उनको इंटरप्रेटिंग कर रहे हैं फैक्ट को, उनको एक दूसरे के साथ हम जोड़ रहे हैं, फिर आइडेंटिफाई प्रॉब्लम को हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसके बाद डीकम्पोजिशन ऑफ अ सिस्टम, उसके बाद हम लोग डीकम्पोजिशन ऑफ द सिस्टम कर रहे हैं, इस कंपोनेंट इज कॉल्ड, इस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग सिस्टम एनालिसिस। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। और सिस्टम एनालिसिस के अंदर ये सिस्टम एनालिसिस क्या होता है, बेसिकली ये प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग फैक्ट्स एंड आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम एंड डीकम्पोजिशन ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टम एनालिसिस। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैनोन ऑफ करेंसी बिलोंग्स टू, द कैनोन ऑफ करेंसी द वर्बल प्लेन। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए आप दोनों को याद रखिएगा कि कौन कौन से जो कैनन है वो आपका आइडियल प्लेन का है और कौन कौन कैनन वर्बल प्लेन का है, ये कई बार पूछा जाता है, इसका लिस्ट है, वो आप याद कर लेना। जैसे आप कभी भी एग्ज़ाम देने जाए तो कुछ बातों को आप ध्यान रखें कि उसको एक बार रिवीजन करके एग्ज़ाम में जाएं। तो क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना लाइब्रेरी साइंस में कि आदमी वो माइंड से स्लिप हो ही जाना है। जैसे कैनन है, हमेशा आप 5 बार रिवीजन कीजिएगा, फिर क्या होगा ना, याद नहीं आएगा एग्जाम में कि हाँ हो सकता है याद भी आ जाए या अंदाज़ा से आप मार दे सही हो जाए। लेकिन क्या होता है कि एग्ज़ाम में आप जाने से पहले एक बार अच्छा से रिवीजन कर लेना चाहिए। जैसे मैं कुछ आपको याद करा देता हूँ, जैसे कैनन ऑफ कंटेक्स्ट जो है, कैनन ऑफ इनुमरेशन है, कैनन ऑफ करेंसी है, ये सभी वर्बल प्लेन को बिलोंग करते हैं। लेकिन कैनन ऑफ एरे जो है ये आइडियल प्लेन को बिलोंग करते हैं। तो कैनन ऑफ एरे जो है आइडियल, और कैनन ऑफ कंटेक्स्ट, कैनन ऑफ इनुमरेशन, कैनन ऑफ करेंसी, ये सभी वर्बल प्लेन को बिलोंग करते हैं। तो इसी तरह से आप 5-5 6-6 है जो इम्पोर्टेंट है उसको आप एटलीस्ट ध्यान में रखिएगा और एग्जाम में जाइएगा तो आपका आता है तो वहाँ पे आपको 1 नंबर का गेन हो जाएगा अच्छा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टेक्निक इज यूज फॉर एस्टिमेटिंग द लाइकलीहुड एंड आउटकम ऑफ द फ्यूचर इवेंट। मतलब कि आप रिसर्च टेक्निक आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा रिसर्च टेक्निक है जिसका हम लोग यूज करते हैं एस्टिमेटिंग द लाइकलीहुड टू आउटकम ऑफ फ्यूचर इवेंट, फ्यूचर इवेंट के लिए। तो ये डेल्फी रिसर्च टेक्निक है जिसको हम लोग यूज करते हैं एस्टिमेटिंग द लाइकलीहुड एंड आउटकम ऑफ फ्यूचर इवेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए केस स्टडी में हम लोग डीपली किसी पार्टिकुलर किसी टॉपिक पे हम लोग स्टडी करते हैं और एक तरह के ये क्वालिटेटिव नेचर ऑफ रिसर्च, क्वालिटेटिव नेचर होता है, दो नेचर होता है ना, जैसे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या होता है न्यूमेरिकल डेटा का स्टडी करते हैं और क्वालिटेटिव में हम लोग न्यूमेरिकल डेटा का स्टडी नहीं करते हैं, हम लोग डीपली किसी टॉपिक पे एक्सपीरियंस पे उस पर हम लोग एनालिसिस करते हैं, उसमें स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इन लाइब्रेरी सिस्टम डॉक्टर एस आर रंगनाथन विजुअलाइज लाइब्रेरी एज ए ट्रिनिटी ऑफ। तो ट्रिनिटी का कंसेप्ट रंगनाथन जी ने दिया था, उसमें स्टाफ रीडर एंड बुक को ट्रिनिटी बताया था, मैंने त्रिदेव आप हिंदी में बोल सकते हैं। तो लाइब्रेरी के 3 त्रिदेव हैं, जैसे हिंदू धर्म में बोलते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश, तो उसी तरह स्टाफ रीडर एंड बुक ये ट्रिनिटी हैं किसी भी लाइब्रेरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन पूछा गया है डिडक्टिव थ्योरी ऑफ रिसर्च इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ, यानी डिटेक्टिव थ्योरी ऑफ रिसर्च में जो डिडक्टिव थ्योरी है वो किससे एसोसिएटेड है, किससे जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है क्वांटिटेटिव रिसर्च। ऑप्शन नंबर बी यानी क्वांटिटेटिव रिसर्च। इसमें देखिएगा कि इसमें ना हम लोग न्यूमेरिकल डेटा का स्टडी करते हैं और न्यूमेरिकल स्टडी का हम लोग अध्ययन करते हैं इसमें और उससे हम लोग एनालिसिस करते हैं न्यूमेरिकल डेटा को। और फर्स्ट ऑप्शन जो है क्वालिटेटिव रिसर्च को, उसमें हम लोग इसमें जो
डेटा का कलेक्शन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, वो सभी नॉन न्यूमेरिकल डेटा होता है। इसमें हम लोग कंसेप्ट, ओपिनियन और एक्सपीरियंस को हम लोग स्टडी करते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि देखिए एक्सपीरियंस जो है उसको काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए नॉन काउंटेबल या नॉन न्यूमेरिकल डेटा कह सकते हैं आप। ठीक है। थर्ड जो है ना, सर्वे रिसर्च। तो सर्वे रिसर्च में हम लोग क्या करते हैं कि एक सर्वे करते हैं, जैसे ग्रुप ऑफ पीपल, किसी खास ग्रुप ऑफ पीपल हैं, उनसे हम लोग कुछ क्वेश्चन उनको दे देंगे और लिस्ट ऑफ क्वेश्चन दे देंगे और उनसे हम लोग बोलेंगे कि आप इसको फिलअप करके बताइए। या जो कंपनियां सर्वे करती है, रिसर्चर सर्वे भी करते हैं, जो आप पीएचडी अगर करने जाते हैं तो आपको सर्वे करना पड़ता है। इसके अलावा जो बहुत सारे प्रोडक्ट जब लॉन्च होता है कंपनियों के द्वारा, तो वहाँ पे भी सर्वे वो लोग करते हैं कि पीपल क्या डिमांड करती है। और देखिए जो ये डिडक्टिव है, इसके अलावा बच गया केस स्टडी रिसर्च। तो केस स्टडी रिसर्च में ना ये एक तरह का क्वालिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है उसी का एग्जाम्पल है केस स्टडी रिसर्च। और जो सर्वे रिसर्च है ये क्वांटिटेटिव का एग्जाम्पल है, क्योंकि सर्वे में क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल डेटा होता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है, 1 2 3 ऐसे करके 10 क्वेश्चन है। केस स्टडी जो होता है इसमें हम लोग स्टडी करते हैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट को डेप्थ में जाकर, कि मतलब हम लोग केस स्टडी कर रहे हैं, मतलब कि उस पार्टिकुलर किसी टॉपिक पर डेप्थ में जाके हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं वहाँ पे। तो आप समझ गए होंगे आई थिंक। जो जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है इसको हम लोग इंडक्टिव थ्योरी कहते हैं। जैसे हम लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च को डिडक्टिव थ्योरी बोलते हैं, लेकिन हम लोग क्वालिटेटिव को हम लोग इंडक्टिव थ्योरी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, डिडक्टिव किसको बोलते हैं, इंडक्टिव किसको बोलते हैं। तो डिडक्टिव हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी और इंडक्टिव हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द फर्स्ट एवर फॉर्मल ओपन एक्सेस रिपोजिटरी लॉन्च वाज। तो ये ARXIV.org, इसने लॉन्च किया था ओपन एक्सेस रिपोजिटरी फर्स्ट टाइम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रोवाइड द लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए सर्कुलर मॉडल है, हेलिकल मॉडल है। तो आपको ना कम्युनिकेशन जब मॉडल मैं पढ़ाऊँगा आपको, तो आप देखेंगे कि वहाँ 8-10 कम्युनिकेशन मॉडल है, तो उसमें हम लोग को पढ़ना होता है। तो यहाँ पे जो शेनन एंड वेबर मॉडल जो है वो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। ये फर्स्ट जो आपका शेनन एंड वेबर कम्युनिकेशन मॉडल है, ये फर्स्ट मैथमेटिकल कम्युनिकेशन मॉडल है पूरा दुनिया में। ये इन्होंने दिया था 1949 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपिंग प्रोटोकॉल एंड गाइडलाइंस दैट इंश्योर लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ द वेब। ये कौन सा प्रोटोकॉल है जो ये गाइडलाइन दैट इंश्योर लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ वेब, मतलब वेब का लॉन्ग टर्म में ग्रोथ होते रहे, तो उन्होंने प्रोटोकॉल डेवलप किया है। देखिए बेसिकली प्रोटोकॉल क्या होता है इस बात को आप समझ लीजिएगा, जो लोग नहीं समझते हैं। प्रोटोकॉल इज़ अ सेट ऑफ रूल्स, एक तरह का रूल्स बनाए गए हैं कि आपको अगर कम्युनिकेशन करना है तो इस सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग चलना होगा। अब ये इंटरनेशनली वैलिड होता है। अगर मान लीजिए अमेरिका में कम्युनिकेशन हो रहा है, यूएसए में कम्युनिकेशन हो रहा है और हमारे इंडिया में भी कम्युनिकेशन हो रहे हैं, अगर दोनों का प्रोटोकॉल एक जैसा नहीं होगा तो हम लोग अपने देश में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, लेकिन अगर हमें यूएस से कम्युनिकेट करना होगा, उस कारण प्रोटोकॉल सेम नहीं होने के कारण क्या होगा कि कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा, हम लोग बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो वो लोग प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे वहीं हम भी प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, या हम लोग जो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं उसको वो लोग फॉलो करेंगे। कम्युनिकेशन मतलब कब हमें इनपुट डिवाइस लगाना है, कब आउटपुट डिवाइस लगाना है, जो भी मतलब होता है ना लेयर जो होता है, जैसे फिजिकल लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर आपने देखा होगा, OSI मॉडल आपने देखा होगा, तो वो एक तरह से क्या है, वो एक तरह का प्रोटोकॉल है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को चलना होगा, जिससे क्या होगा कि पूरे वर्ल्ड में कम्युनिकेशन ईजी वे में होगा। तो इसके लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनका ये गाइडलाइन है कि आप इस प्रोटोकॉल पे काम करेंगे, जिससे भविष्य में वेब में ग्रोथ होते रहे और सभी कम्युनिकेशन अच्छे से होते रहे। इसके लिए उन्होंने ये बनाया है। तो ये जो W3 यानी WWW कंसोर्टियम है, उसने इस चीज़ को
गाइडलाइन बनाया हुआ है। ये इसका जो टिम बर्नली थे जिन्होंने फर्स्ट HTML या फर्स्ट वेबसाइट डेवलप किया था, उन्हीं ने इस कंसोर्टियम का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि शिबुलेथ प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन द ईयर, किस ईयर शिबुलेथ प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ? तो 2000 में स्टार्ट हुआ। ये बेसिकली ना ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पैकेज है, एक सॉफ्टवेयर है ये, ओपन सोर्स है, मतलब कोई भी यूज कर सकता है। ये क्या प्रोवाइड करता है? बेसिकली ये सिंगल साइन इन प्रोवाइड करता है, जिससे सिक्योर और प्रोटेक्टेड वे में हम लोग ऑनलाइन रिसोर्सेज को यूज कर पाएँ। जैसे ऑनलाइन रिसोर्सेस है और आप एक यूजर हैं, तो आप लॉगिन करके उसका एक्सेस कर सकते हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं ऑनलाइन रिसोर्सेज को। बेसिकली ये कैंपस ऑथेंटिकेशन में बहुत काम आता है। जैसे मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी का कैंपस है, उस यूनिवर्सिटी का अपना ऑनलाइन डेटाबेस है, उसका अपना रिसोर्सेस है, वो अपने स्टूडेंट को यूज करना है, अपने स्टूडेंट को उन्होंने दे रखा है ऑथेंटिकेशन कि आप इस तरह लॉगिन करके आप यूज कर सकते हैं। तो एक ही यूजर मल्टीपल कंप्यूटर में, उसी कैंपस के अंदर मल्टीपल सिस्टम में जाके लॉगिन करके उसको एक्सेस कर सकता है। तो ये प्रोजेक्ट में ये फ़ायदे हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, इसका स्टार्टिंग पूछा गया था किस ईयर स्टार्ट हुआ, तो 2000 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। द फाउंडर ऑफ W3C, अभी मैंने बताया था टिम बर्नली ने इसके फाउंडर हैं। क्वेश्चन नंबर 32। द हु रोट द बुक ह्यूमन बिहेवियर एंड द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट, तो इसके जो हैं किंग्सले जीफ, इनका बुक है ये, ह्यूमन बिहेवियर एंड प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट। देखिए पढ़ना होता है हम लोगों के लिए लोटका लॉ, ब्रेडफोर्ड लॉ, जीफ लॉ। तो जो लोटका लॉ है ऑथर प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड है। ब्रेडफोर्ड जो है वो आपके स्कैटरिंग से रिलेटेड है, और जीफ जो लॉ है वो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। तो ये तीनों को ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इन व्हिच फॉर्मेट वर्ल्ड कैट सपोर्ट द कैटलॉगिंग रिकॉर्ड? देखिए क्वेश्चन को उन्होंने डिलीट किया था। बेसिकली ये मार्क 21 और मार्क दोनों करेक्ट आंसर होगा। RDF को भी ये सपोर्ट करता है वर्ल्ड कैट, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया, लेकिन आंसर आप समझ लीजिए कि जो वर्ल्ड कैट बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड जो है ये मार्क 21 और इसके अलावा AACR2, RDA और मार्क, ये तीनों को सपोर्ट करता है। इसीलिए इसका आंसर एक से अधिक हो गया, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। द डेवलपर ऑफ अलाइस फॉर विंडो सॉफ्टलिंक इज बेस्ड इन व्हिच सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया? तो बेसिकली इसको डेवलप किया गया है ब्रिस्बेन में, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन सिटी में इसका डेवलपमेंट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। Which was the first timely modern system that introduced feature like relative location and relative index? तो आपको पता होगा कि रिलेटिव इंडेक्स का कंसेप्ट जो है DDC का है। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो DDC द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। असाइन इंडेक्सिंग इज ऑल्सो नोन एज, तो बेसिकली ये कंसेप्ट इंडेक्सिंग इसको बोलते हैं हम लोग। देखिए साइटेशन इंडेक्सिंग, कंसेप्ट इंडेक्सिंग, टाइटल बेस्ड इंडेक्सिंग, ये सब आपको थ्योरेटिकल में थोड़ा सा अच्छा से पढ़ना होगा। अभी मैं इसको डिस्कस नहीं कराऊंगा क्योंकि टाइम इसमें लगेगा, क्योंकि थ्योरेटिकल है ना, तो बहुत टाइम इसमें लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। 37। द फेडरल ट्रेडमार्क एक्ट 1946 इज नोन एज लेनहैम एक्ट के नाम से जाना जाता है। फेडरल ट्रेडमार्क 1946, कुछ क्वेश्चन है ना हिस्ट्री का, जो क्वेश्चन आते हैं ना बहुत पुराने पुराने और दूसरे कंट्री का, तो थोड़ा सा दिक्कत आती है, लेकिन क्या कीजिएगा, पढ़ना पड़ता है। जो कंसेप्चुअल है वो तो हो जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा नया क्वेश्चन है, इसके पहले हम लोग किसी क्वेश्चन बैंक में नहीं देखे थे और ये किसी टॉपिक में भी नहीं पढ़ना होता है।
लेकिन रिलेटेड है लाइब्रेरी साइंस से तो पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन टेक्स्ट नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस होता है अनोवा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए जो हाइपोथेसिस ये जो टॉपिक है उसमें बहुत तरह का हाइपोथेसिस होता है, तो एक होता है नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस के तहत मतलब कुछ भी जीरो रिजल्टेंट, तो इसको ट्रिक है याद करने का। जैसे नोवा माने ना स्टार है, और नोवा मतलब और लग गया निगेटिविटी, मतलब कुछ भी नहीं, तो ये याद करने का तरीका है, आप देख लीजिएगा। ऐसे ही सिंपल याद है तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। तो 39 है, जी इंडेक्स वाज इंट्रोड्यूस बाई। तो जी इंडेक्स जो है ये इसको डेवलप किए हैं ईगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा जी इंडेक्स जो है ना ये बेसिकली यूज होता है मेजर द इम्पैक्ट ऑफ द रिसर्च और जर्नल बाई कैलकुलेटिंग हाउ साइटेशन आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस देयर पब्लिकेशन। मतलब कि कैसे किसी पब्लिकेशन द्वारा किसी भी रिसर्चर का जो जर्नल है वो जो पब्लिश करते हैं रिसर्च पेपर, तो उसका जैसे एग्जांपल से मैं बोलूँ आपको कि एक जैसे कोई एक रिसर्चर है, वो 20 रिसर्च पे एकेडमिक पब्लिकेशन करता है और 20 आर्टिकल पब्लिश करता है, और 20 वो एच इंडेक्स में साइटेड होता है, तो उसको 400 साइटेशन बनेगा, 400 उसका साइटेशन बनेगा। और जी इंडेक्स जो था वो 2006 में पब्लिश हुआ था। ये मैथमेटिकल है थोड़ा सा, इसको मैं थ्योरेटिकल में जब जी इंडेक्स एच इंडेक्स पढ़ेंगे लोग तो वहाँ पे थ्योरेटिकल हम लोग को देखना होगा, ठीक है। और ये इसी से जो है इसी का इम्प्रूवमेंट वर्जन जो था एच इंडेक्स, जिसको एच हार्च ने दिया था, हार्स ई हार्स, तो उन्होंने डेवलप किया था एच इंडेक्स। तो वो बेसिकली क्या करता है, वेट टू हाईली साइटेड आर्टिकल को वेटेज देता है। जैसे बहुत सारे जो रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं तो उनका होता है कि एच इंडेक्स जो उनका एच इंडेक्स है वो कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे करके। तो मैथमेटिकल उसका कैलकुलेशन होता है। जैसे मान लीजिए आपने 20 रिसर्च पेपर पब्लिश किया और आपका जो साइटेशन साइटेड है वो मान लीजिए 2 ही है, इसमें से 2 कहीं पे साइटेड है, तो आपका जो एच इंडेक्स बन जाता है 2 बन जाता है, इस तरह से। उसमें भी मैथमेटिकल आता है, वो बाद में हम लोग देखेंगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलिस बिहेवियर मॉडल कंसिस्ट ऑफ। तो इलिस बिहेवियर मॉडल जो है ये 6 फीचर होते हैं इसमें, और इसमें जो प्राइमरीली यूज जो है इसमें एक तरह से इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर का मॉडल है ये। तो इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर में इसमें स्टेजेस जो हैं वो स्टार्टिंग, चेनिंग है, जो 6 जो हैं वो हैं, पहला है स्टार्टिंग, स्टार्टिंग, दूसरा है चेनिंग, थर्ड है ब्राउजिंग, फोर्थ है डिफ्रेंशिएटिंग, फिफ्थ है मोनेटरिंग, और सिक्स है एक्सट्रैक्टिंग। तो ये इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर का ये 6 स्टेज है इनके, इलिस बिहेवियर मॉडल के। तो ये आपको कई बार ऑर्डर पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो स्टार्टिंग, चेनिंग, ब्राउजिंग, डिफ्रेंशिएटिंग, मोनेटरिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग। तो एक्सट्रैक्टिंग लास्ट में आगे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट हो गया स्टार्टिंग, तो नाम ही से स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्टिंग हो गया। लास्ट में एक्सट्रैक्ट करेंगे तो लास्ट हो गया। अब बीच का जो पॉइंट है ना ये 4, ये याद रहना होता है, करना होता है। तो 4 में मोनेटरिंग है, इसमें देखिएगा चेनिंग, स्टार्टिंग के बाद चेनिंग, फिर ब्राउजिंग। तो इसमें क्या होता है ना, आई एन जी आई एन जी आई एन लग रहा है, उसके बाद आता है डिफ्रेंशिएटिंग, मोनेटरिंग। तो ये ना थर्ड डिफ्रेंशिएटिंग है, ठीक है। ब्राउजिंग करने के बाद हम लोग डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे, फिर उसको मोनेटरिंग करेंगे, फिर एक्सट्रैक्टिंग करेंगे। तो अब आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर सभी प्रकार के जॉब आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जो library academy.in आप विजिट कीजिएगा डेली बेसिस पे, लाइब्रेरी
academy.in, libraryacademy.in आप विजिट करेंगे तो आपको वहाँ पे डेली बेसिस पे जॉब है, क्वेश्चन पेपर है, उसका पीडीएफ या आपका ट्रेनिंग का वैकेंसी का न्यूज़ या अन्य कोई भी न्यूज़ और क्वेश्चन पेपर एमसीक्यूज, बहुत तरह के वहाँ पे चीज़ें रिसोर्सेस अवेलेबल है, डिजिटल रिसोर्सेस अवेलेबल है। आप अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं, वहाँ पे अपने प्रिपरेशन को बेटर बना सकते हैं। तो आप libraryacademy.in जरूर विजिट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन पेपर के साथ।